देखिए, कल हमने आपको बताया था अपना जो पाठ चल रहा है बहुलक के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो बहुलीकरण की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होती है। बहुलीकरण की क्रियाविधि दो प्रकार से बताई थी अपन ने आपको, एक था योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा था आपका संगरण बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण भी दो प्रकार से बताया था, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा बताया था हमने आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण भी दो प्रकार से होता है, एक धनायन और एक होता है ऋणायन के माध्यम से। उसकी क्रियाविधि में तीन पद बताए थे, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। इसी प्रकार ऋणायनिक में बताया था वो कैसे संपन्न होता है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कल संगणन बहुलीकरण की जो क्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होती है, विद एग्जाम्पल बताया था कि उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। कल हमने आपको जो मेन दो एग्जाम्पल थे नायलॉन 6 और टेरिलिन या डेक्रोन, ये दोनों कल बता दिए थे। उसके बाद हमने आपको सहबहुलीकरण बताया था, जिसे हेट्रोपॉलीमराइजेशन कहते हैं, कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं, वो किस प्रकार होता है। और सहबहुलक के जो प्रकार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, चार प्रकार होते हैं सहबहुलक के। जो एकलक इकाइयाँ होती हैं उनके आधार पर चारों प्रकार बताए थे, क्रम रहित, दूसरा एकांतरित, तीसरा है खंड और चौथा था आपका कलम सहबहुलक। उसके बाद सहबहुलक के हमने आपको उपयोग बताए थे। इतना सब कुछ हमने आपको कल बता दिया था। आज एक नए टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। देखिए, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, या इसको वेट कह सकते हैं, ऑफ पॉलीमर। देखिए, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। देखिए, बहुलक में, एक बहुलक में उपस्थित प्रत्येक अणु का जो भार होता है या द्रव्यमान जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। यानी बहुलक में उपस्थित प्रत्येक अणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। दोबारा सुनिए, जो पॉलीमर होता है उसमें उपस्थित जो प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो मास होता है, उसका जो वेट होता है वह कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कि बहुलक का जो अणुभार होता है या फिर जो आणविक द्रव्यमान होता है वह निश्चित नहीं होता है। अतः आणविक द्रव्यमान को दो प्रकार से औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है उसको औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे दो प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। बहुलक का जो आणविक द्रव्यमान है उसे दो प्रकार से शो किया जाता है। पहला है संख्या औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार, भार और द्रव्यमान का मतलब एक से ही है। इसको हम आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार का मतलब एक से ही होता है। या तो भार कह लो आप, या फिर क्या कह लो, द्रव्यमान कह लो। इसे या तो भार कह लो या फिर क्या कह लो आप, द्रव्यमान कह सकते हैं। तो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान दो प्रकार से औसत के रूप में शो किया जाता है। पहला है संख्या औसत अणुभार, जिसे mn बार के रूप में शो किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा होता है भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार जिसे अपन mw बार के रूप में शो करते हैं। दोबारा सुनिए बच्चों, देखिए अपना टॉपिक चल रहा है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। एक बहुलक में उपस्थित प्रत्येक अणु का जो भार होता है, जो आणविक द्रव्यमान होता है वह निश्चित नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। अतः इनके द्रव्यमान को निकालने के लिए अपन के पास एक औसत के रूप में इनको माना जाता है। यानी औसत के रूप में इनको दो प्रकार से माना जाता है, एक होता है संख्या औसत अणुभार, दूसरा होता है भार औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार को mn बार से शो किया जाता है और भार औसत अणुभार को mw बार से शो किया जाता है। तो इनको बारी बारी से पढ़ेंगे अपन, संख्या औसत अणुभार क्या होता है। देखिए, इसमें पहला है संख्या औसत अणुभार। इसमें पहला है
संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार, जिसे हम MN बार भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ रहे हैं, यानी संख्या औसत अणुभार पढ़ रहे हैं, इसे हम शो करते हैं MN बार से। यहाँ देखिए M का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर, M का मतलब मॉलिक्यूलर है, N का मतलब नंबर से है, और ये जो मैंने लगाया बार, इसका मतलब होता है एवरेज से यानी औसत से। तो संख्या औसत अणुभार को MN बार से शो किया जाता है। होता क्या है सुनिए, किसी बहुलक नमूने में उपस्थित अणुओं के कुल भार को अणुओं की संख्या से हम विभाजित कर दें तो जो प्राप्त परिणाम होता है वो कहलाता है MN बार यानी संख्या औसत अणुभार। दोबारा सुनिए, किसी बहुलक नमूने में उपस्थित अणुओं के कुल भार को अणुओं की कुल संख्या से डिवाइड करने पर जो अपन को परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं संख्या औसत अणुभार। यानी इसका मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, MN बार बराबर होता है अणुओं का कुल भार बटे में अणुओं की कुल संख्या, अणुओं का कुल भार बटे में अणुओं की कुल संख्या। अब देखिए अणुओं का कुल भार कैसे निकालेंगे, अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए माना अपने पास एक N1 अणु है, माना N1 एक अणु है, माना N1 अणु का अणुभार ये मान लिया अपन ने M1। दोबारा देखिए सामने N1 अणु का अणुभार हो गया M1। इसी प्रकार N2 अणु का अणुभार भी क्या हो जाएगा M2। N1 का हो गया M1 तो N2 का क्या हो गया M2। इसी प्रकार N3 का क्या हो जाएगा, N3 का हो जाएगा M3। इसी प्रकार ये आगे चलते जाते हैं। मैंने पहले बताया था N की वैल्यू यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती है। N जो बहुलक में प्रयुक्त होने वाले 1 लाख अणुओं की संख्या होती है या 1 लाख इकाइयों की संख्या जो होती है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। इसलिए ये हो गया N1 N2 N3। Ni अणु हो जैसे, I का मतलब हो गया इन्फिनिटी, अनंत अणु है। I का मतलब क्या है इन्फिनिटी, अनंत। तो Ni अणु का जो अणुभार होगा वो क्या हो जाएगा Mi। क्या हो जाएगा Mi। इसी प्रकार देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं इसको, अपने पास फॉर्मूला था Mn बार बराबर हो गया अणुओं का कुल भार बटे में अणुओं की कुल संख्या। अपन ने माना है अपने पास एक N1 अणु है, उसका अणुभार हो गया M1, N2 का हो गया M2, N3 का हो गया M3। इसी प्रकार Ni का क्या हो गया यहाँ पे Mi। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, Mn बार बराबर, यहाँ पे कर रहा हूं इसको, Mn बार बराबर अणुओं का कुल भार N1 गुणा M1, N1 गुणा M1 प्लस आगे देखिए N2 गुणा M2, N2 गुणा M2 प्लस, क्योंकि कुल है अपन को जोड़ना है। उसके बाद N3 गुणा M3, N3 गुणा M3। उसके बाद Ni का मतलब इन्फिनिटी से है अनंत। इसी प्रकार डॉट 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 प्लस Ni इंटू Mi बटे में अणुओं की कुल संख्या। अणुओं की कुल संख्या, अणु क्या है N1 है, N2 है, N3 है और क्या है Ni है। तो अणुओं की कुल संख्या हो गई N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 प्लस ये हो गया Ni।
तो एम एन बार क्या हो गया बच्चों, देखिए n1 गुणा m1, n1 m1 हो गया, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 डॉट 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 प्लस ni mi बटे में हो गया n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 और ये हो गया i ni। अब देखिए इसको हम कैसे ले सकते हैं, एम एन बार बराबर, इसको कैसे ले सकते हैं, इनका टोटल करके ले सकते हैं सिग्मा, इस प्रकार एन आई एम आई बटे में सिग्मा, ये हो गया एन आई। तो ये आ गया अपन को एम एन बार, यानी कि संख्या औसत अनुभार, जिसको अपन ने एम एन बार से शो किया था, एम एन बार बराबर होता है सिग्मा एन आई एम आई बटे में सिग्मा एन आई। वेरी वेरी मोस्ट है ये, कई बार पूछा गया है बोर्ड के अंतर्गत, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है 1 नंबर में कि संख्या औसत अनुभार का जो सूत्र होता है वो बताइए। तो आपको लिख के आना है एम एन बार बराबर सिग्मा एन आई एम आई बटे में सिग्मा एन आई। काफ़ी मोस्ट है ये, छप सकता है और कई बार छपा भी है, तो आप इसको याद करके जाना। आगे देखिए, अब ये हो गया आपका संख्या औसत अनुभार, इस प्रकार से निकाला जाता है। एक बार और देख लीजिए, संख्या औसत अनुभार को एम एन बार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अणुओं का कुल भार बटे में अणुओं की कुल संख्या, अणुओं के कुल भार को अणुओं की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, तो एम एन बार प्राप्त होता है। अब अणुओं का कुल भार कैसे निकालना है, माना अपन के पास एक मॉलिक्यूल है N1, इसका अणुभार हो गया M1, दूसरा मॉलिक्यूल है N2, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया M2, तीसरा है N3, इसका अणुभार हो गया M3। ऐसी N की संख्या कोई फिक्स नहीं होती है, अपन ने मान लिया अनंत, Ni, I का मतलब इन्फिनिटी, Ni अणु का अणुभार क्या हो गया Mi। अब इसको अपन लिखेंगे एम एन बार, अणुओं का कुल भार N1 गुणा M1, N1 M1 फिर N2 M2 N3 M3 Ni Mi, ये हो गया। बटे में अणुओं की कुल संख्या, अणु क्या है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस में Ni, इन सभी को अपन ने जोड़ के लिख दिया, इनको एक चिन्ह से शो कर दिया, सिग्मा Ni Mi बटे में सिग्मा Ni, ये अपन को आ गया एम एन बार। इसको नोट कर लेना, काफ़ी मोस्ट है, पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है कि संख्या औसत अनुभार का मापन किससे किया जाता है। संख्या औसत अनुभार का जो मापन होता है, संख्या औसत अनुभार को हम परासरण दाब से निकाल सकते हैं। संख्या औसत अनुभार का जो मापन किया जाता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब एक विधि होती है, उसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और अणु संख्या गुणधर्म में कुछ विधियां होती हैं, अणु संख्या गुणधर्म विधियां होती हैं, उनसे भी इसका मापन किया जाता है। अणु संख्या गुणधर्म विधियां हैं जैसे वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ये कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके माध्यम से एम एन बार को निकाला जाता है। और एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, के माध्यम से भी संख्या औसत अनुभार को निकाला जाता है। ये हो गया आपका एम एन बार यानी संख्या औसत अनुभार। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं भार औसत अनुभार। देखिए, भार औसत अनुभार दूसरा है, भार औसत अनुभार दूसरा है अपने पास भार औसत अनुभार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसे शो किया जाता है MW बार से, MW बार से इसको शो किया जाता है। अब देखिए,
भार औसत अणुभार जिससे हम कहते हैं वेट एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसे हम MW बार से शो करते हैं। यहाँ देखिए m का मतलब क्या है, m देखिए m का मतलब हो गया मॉलिक्यूल से हो गया, मॉलिक्यूलर से हो गया, और W का मतलब किससे हो गया, वेट से हो गया, ये ना W, और इस बार का मतलब किससे हो गया, औसत से, तो इसे MW बार से शो किया जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। MW बार जो होता है इसे कहते हैं किसी भी बहुलक नमूने में उपस्थित बहुलकों का जो कुल अणुभार होता है उसे उसी के क्रमिक अणुभार से गुणा करके और प्राप्त गुणनफल का योगफल करके उसे अणुओं की जो कुल भार होता है उससे डिवाइड करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो कहलाता है MW बार। दोबारा सुनिए, किसी बहुलक नमूने में उपस्थित अणुओं के कुल भार को उसी क्रमिक अणुभार से मल्टीप्लाई करके गुणा करके और प्राप्त गुणनफल को जोड़ करके उसे अणुओं के कुल भार से डिवाइड करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहलाता है भार औसत अणुभार। मैं आपको एक सूत्र के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ, MW बार बराबर क्या होता है, सुनिए देखिए, अणुओं का कुल भार, अणुओं का कुल भार इनटू क्रमिक अणुभार, क्रमिक अणुभार, क्रमिक अणुभार बटे में अणुओं का कुल भार, अणुओं का कुल भार। दोबारा सुनिए, किसी बहुलक नमूने में उपस्थित अणुओं के कुल भार को उसी क्रमिक अणुभार से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को जोड़ करके अणुओं के कुल भार से उसे डिवाइड करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहलाता है MW बार। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे आगे। अब देखिए MW बार बराबर, देखिए अणुओं का कुल भार अपन ने निकाला था पहले N1 M1, अणुओं का जो कुल भार है वो निकाला था, जैसे N1 अणु है इसका अणुभार हो गया M1, N2 का हो गया M2, N3 का हो गया M3, इसी प्रकार Ni का हो गया क्या, Mi। ठीक है भाई, इसी प्रकार अणुओं का कुल भार हो जाएगा, जैसे N1 M1 इनटू, अब देखिए क्रमिक अणुभार, इसका अणुभार क्या हो गया क्रमिक, इसी के समान M1, ठीक है भाई, प्लस N2 M2 इनटू में M2, ठीक, इसी प्रकार N3 M3 इनटू में M3, ठीक, इसी प्रकार डॉट 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 प्लस Ni Mi इनटू में Mi। इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, ये हो गया Mi। देखिए अणुओं का कुल भार था पहले N1 M1, उसी के अणुभार से गुणा कर दिया, N2 M2 का कर दिया M2 से, N3 M3 का कर दिया M3 से, और Ni Mi का कर दिया Mi से, वटे में अणुओं का कुल भार, अणुओं का कुल भार ये चल रहा ऊपर, ये अणुओं का कुल भार है ये वाला, तो हो गया N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डॉट 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 प्लस Ni Mi। आगे देखिए आप, आगे चलते हैं, MW बार बराबर N1 M1 गुणा M1, ये हो गया M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 गुणा M2 का स्क्वायर प्लस M3 गुणा M3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस Ni Mi का स्क्वायर बटे में N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस M3 डॉट 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 प्लस Ni Mi। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको MW बार बराबर देखिए
यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसका गुणा कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, ये प्राप्त हो गया अपने को। भट्टी में अणुओं का जो कुल भार है वो चल रहा है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। अब इसको हम मिला के लिखेंगे, तो इसको मिला के कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा सिग्मा NiMi का स्क्वायर बटे में, इसको कैसे लिख देंगे, सिग्मा NiMi सिग्मा NiMi। ये प्राप्त हो गया अपने को क्या, एक भार औसत अणुभार प्राप्त हो गया। दोबारा सुन लीजिए, भार औसत अणुभार चल रहा है, वेट एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपना टॉपिक है। MW बार से इसे शो करते हैं, MW बार से इसे शो किया जाता है। MW बार बराबर होता है अणुओं का कुल भार को उसी के क्रमिक अणुभार से गुणा करने पर जो परिणाम जो प्राप्त होता है गुणनफल, उसका योगफल करके अणुओं के कुल भार से उसे डिवाइड करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह MW बार कहलाता है। तो MW बार बराबर हो गया अणुओं का कुल भार N1 M1 और इसी का अणुभार M1 N2 M2, इसी का अणुभार M2 N3 M3, इसी का अणुभार N3 M3, NiMi इसी का अणुभार हो गया Mi। और बटे में अणुओं का कुल भार हो गया N1 M1 N2 M2 N3 M3 और NiMi। इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया और इसका इससे कर दिया, प्राप्त हो गया N1 M1 स्क्वायर, N2 M2 स्क्वायर, N3 M3 स्क्वायर और NiMi स्क्वायर। बटे में इसको अपन नहीं होगी थी उतार दिया। अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, हो गया सिग्मा NiMi स्क्वायर और बटे में सिग्मा NiMi। ये होता है आपका MW बार। ये भी काफी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड के अंतर्गत ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट है, कई बार छपा है, आगे छप भी सकता है। अब देखिए इसको आप याद कर लेना आप। अब भार औसत अणुभार का जो मापन है वह किससे किया जाता है, आपके समझ में आ गया होगा ये। और बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स आपको प्रॉपरली भेजे जा रहे हैं। आगे देखिए इसका जो मापन है, भार औसत अणुभार का जो मापन है, कुछ 2-3 विधियां होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है। पहली विधि होती है प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन एक विधि होती है, उसके माध्यम से इसका मापन किया जाता है। एक विधि होती है द्रुत अपकेंद्रण। द्रुत अपकेंद्रण विधि से भी इसका मापन किया जाता है। और एक विधि होती है अवसादन। अवसादन एक विधि होती है, सेडिमेंटेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इन तीनों विधियों के माध्यम से MW बार का मापन किया जाता है। दोबारा सुनिए, पहली विधि हो गई प्रकाश प्रकीर्णन, दूसरी हो गई द्रुत अपकेंद्रण, तीसरी हो गई अवसादन। इन तीनों विधियों के माध्यम से भार औसत अणुभार को निकाला जाता है। ये आपका कहलाता है भार औसत अणुभार। मैंने आपको 2 प्रकार के बहुलकों के आणविक द्रव्यमान निकालने की आपको 2 प्रकार की विधि बताई थी, 2 प्रकार के मेथड बताए थे। पहला था संख्या औसत अणुभार और दूसरा था भार औसत अणुभार। दोबारा सुन लीजिए, इसमें मोस्ट क्या है सुनिए। पहली विधि थी संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार। दूसरी है भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार को शो किया जाता है Mn बार से, इसको शो किया जाता है MW बार से। संख्या औसत अणुभार को शो करते हैं Mn बार से और भार औसत अणुभार को शो करते हैं MW बार से। Mn बार बराबर निकल के आया था, Mn बार बराबर सिग्मा NiMi बटे में सिग्मा Ni। ये Mn बार है, इसको आप डायरेक्ट याद करना भाई, मोस्ट है, पूछा जाता है बोर्ड में। ये छप सकता है भाई, और कई बार छपा भी है बोर्ड में। वेरी वेरी मोस्ट है ये आ सकता है और कई बार आ भी चुका है बोर्ड के अंतर्गत। इसी प्रकार MW बार बराबर होता है
वो लिख रहा सिग्मा NI/MI स्क्वायर बटे में सिग्मा NI/MI। ये भी आपका मोस्ट है, पूछेगा भार औसत अनुभार क्या होता है। तो भार औसत अनुभार आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट इसको लिख के आ सकते हो, वो सही माना जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये दोनों ही मोस्ट में आपको यहाँ चीज बता रहा हूं, ये भी छप सकता है, ये छप सकता है। इसके बारे में आप डायरेक्ट देख के जाना, ये दोनों ही मोस्ट हैं। क्या है ये? मोस्ट। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ के आना और ताल लेना। ठीक, आगे देखिए अब क्या होता है नेक्स्ट, इसके बाद बता रहा हूं मैं, इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है, सुन लीजिए। बहुपरिक्षेपण घातांक जिसे कहते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीडीआई। क्या कहते हैं? पीडीआई कहते हैं इसको। यानी कि P का मतलब हो गया पॉली, D का मतलब हो गया डिस्पर्सिटी और I का मतलब हो गया इंडेक्स, जिसे कहते हैं बहुपरिक्षेपण घातांक। क्या कहते हैं? बहुपरिक्षेपण घातांक। अब देखिए कुछ रासायनिक, ये होता क्या है सुनिए, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें उनका जो अणुभार होता है, कुछ रासायनिक पदार्थों में प्रत्येक अणु का जो अणुभार होता है वह समान होता है, निश्चित होता है। दोबारा सुनिए, कुछ रासायनिक पदार्थों में प्रत्येक अणु का जो अणुभार होता है वह समान होता है, अर्थात वह एकल परिक्षेपी होते हैं। कैसे होते हैं? एकल परिक्षेपी होते हैं, एकल परिक्षेपी होते हैं। दोबारा सुनिए, कुछ रासायनिक पदार्थों में पाए जाने वाले प्रत्येक अणु का जो अणुभार होता है वह समान होता है, इसलिए वह एकल परिक्षेपी होते हैं। लेकिन बहुलक में उपस्थित प्रत्येक अणु का जो अणुभार होता है वह भिन्न भिन्न होता है। बहुलक में प्रत्येक अणु का उपस्थित प्रत्येक अणु का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, अणुभार जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक अणु का जो अणुभार होता है बहुलक में वह भिन्न भिन्न होता है, अर्थात यह बहुपरिक्षेपी होते हैं। क्या होते हैं? अर्थात यह बहुपरिक्षेपी होते हैं, बहुपरिक्षेपी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुपरिक्षेपी होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, लिपिड है, विटामिन है। ये ऐसे बहुलक होते हैं जो एकल परिक्षेपी होते हैं। कैसे होते हैं? एकल परिक्षेपी होते हैं। प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं वे एकल परिक्षेपी होते हैं। दोबारा सुनिए, प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं, प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं एकल परिक्षेपी होते हैं, एकल परिक्षेपी होते हैं, एकल परिक्षेपी होते हैं। जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, लिपिड है आदि कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जो कि एकल परिक्षेपी होते हैं। कैसे होते हैं? एकल परिक्षेपी। इनके पीडीआई का मान जो होता है वो एक ही होता है। क्या होता है? एक। इनके पीडीआई का जो मान होता है वह एक ही होता है। अब सुनिए पीडीआई क्या होता है। पीडीआई जो होता है, पीडीआई में पी का मतलब है पॉली, डी का मतलब डिस्पर्सिटी, आई का मतलब इंडेक्स है। पीडीआई जो होता है यानी कि भार औसत अणुभार तथा संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है वो कहलाता है बहुपरिक्षेपण घातांक।
दोबारा सुनिए, पीडीआई क्या होता है? बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है? भार औसत अनुभार, बोले तो क्या है? एमडब्ल्यू बार। तथा संख्या औसत अनुभार, बोले तो क्या है? एमएन बार। भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है? आपका पीडीआई कहलाता है। क्या कहलाता है? पीडीआई। दोबारा सुनिए, भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार का जो अनुपात होता है वो पीडीआई कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट ये पूछा गया है गत वर्ष के पेपर में। पीडीआई क्या होता है? बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है? वेरी मोस्ट है। ये छप सकता है, आगे भी छप सकता है या फिर छप सकता है या फिर छपा भी है। एज ये छप्पा है, क्या है? छप्पा। ये छपने वाला क्या है? क्वेश्चन है। यानी पीडीआई बराबर क्या हो गया? एमडब्ल्यू आर बटे में एमएन वार। वेरी मोस्ट है ये, आप इसको डायरेक्ट याद करके देना। बोर्ड में पूछेगा कि बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है या इससे आप क्या समझते हो, तो आप लिख के आना पीडीआई बराबर एमडब्ल्यू आर बटे में एमएन वार। यानी भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार का जो अनुपात होता है वही बहुपरिक्षेपण घातांक कहलाता है, जिसे शॉर्ट में पीडीआई बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नोट हैं, वो नोट क्या हैं? पहला इसमें नोट है, अपन ने बताया था कि प्राकृतिक जो बहुलक होता है जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, सेलुलोज है, ये एकल परिक्षेपी होते हैं। इनकी पीडीआई का मान प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं, प्राकृतिक बहुलक के पीडीआई का मान 1 होता है। पीडीआई का मान 1 होता है। दोबारा सुनिए, प्राकृतिक बहुलक के पीडीआई का मान 1 होता है। यानी कि एमडब्ल्यू बार बराबर हो जाता है किसके? एमएन बार के। किसके हो जाता है? एमएन बार के। लेकिन जो संश्लेषित बहुलक है, सिंथेटिक पॉलीमर जो है, उनमें पीडीआई का मान 1 से अधिक होता है। संश्लेषित बहुलक में पीडीआई का मान 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। दोबारा सुनिए, प्राकृतिक बहुलक में पीडीआई का मान 1 होता है, यानी कि एमडब्ल्यू आर बराबर किसके हो गए? एमएन बार के। जबकि संश्लेषित बहुलक में पीडीआई का मान 1 से अधिक होता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं एमडब्ल्यू आर जो होता है इज ग्रेटर देन होता है एमएन बार के। दोबारा सुनिए, एमडब्ल्यू आर का जो मान होता है, यानी भार औसत अनुभार जो होता है वह संख्या औसत अनुभार से कैसा होता है? अधिक होता है। ये हो गया संश्लेषित बहुलक के बारे में। यानी संश्लेषित बहुलक के पीडीआई का मान 1 से अधिक होता है। आगे देखिए, प्राकृतिक बहुलक हो गया, संश्लेषित बहुलक हो गया। अब देखिए आप इसको याद करके जाना, पीडीआई क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। एमडब्ल्यू बार और एमएन बार का जो अनुपात होता है वो पीडीआई कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 मोस्ट चीज बताई है, इनको दोबारा से बता रहा हूं मैं। देखिए दोबारा से बता रहा हूं। पहला बताया था मैंने एमएन बार बराबर होता है सिग्मा एन आई एम आई बटे में सिग्मा एन आई। वेरी मोस्ट है, मोस्ट। उसके बाद बताया था एमडब्ल्यू बार, ये होता है सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर बटे में सिग्मा एन आई एम आई। ये भी मोस्ट है। उसके बाद बताया था पीडीआई होता है एमडब्ल्यू बार बटे में एमएन बार। ये भी क्या है? मोस्ट है। ये तीनों चीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों ही क्या है? मोस्ट हैं। ये तीनों ही क्या है भाई? मोस्ट हैं। इनको आप डायरेक्ट याद करके जाना, बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1-1 नंबर के ये होते हैं, तीनों ही पूछे गए हैं। चलिए आगे, इनको मैं मिटा रहा हूं। तीनों आपके समझ में आ भी गए होंगे शायद। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या होता है। एक सवाल बताता हूं।
एक सवाल आएगा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल देखिए पहला सवाल देगा आपको किसी बहुलक नमूने में, कोई भी एक बहुलक नमूना है, किसी बहुलक नमूने में 30 अणुओं का जो अणुभार है 20,000 है। किसी बहुलक नमूने में, सवाल लिख रहा हूं मैं, किसी बहुलक नमूने में, किसी बहुलक नमूने में 30 अणुओं का अणुभार, 30 अणुओं का अणुभार 20,000 है तथा अन्य 30 अणुओं का, अन्य 30 अणुओं का, 30 अणुओं का अणुभार 60,000 है तथा 40 अणुओं का अणुभार 30,000 है। तो संख्या औसत अणुभार, तो संख्या औसत अणुभार, तो संख्या औसत अणुभार यानी mn बार तथा भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार यानी कि mw बार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये पूछा भी गया है। आगे देखिए, अपने पास न्यूमेरिकल है, किसी बहुलक नमूने में 30 अणुओं का अणुभार 20,000 तथा अन्य 30 अणुओं का अणुभार 60,000, 40 अणुओं का अणुभार 30,000 है। तो mn बार और mw बार दोनों ही क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, ज्ञात। अब आगे देखिए सवाल कैसे होगा। पहले अपन इसमें ज्ञात कर रहे हैं mn बार। देखिए अपने पास अणु है 30 अणुओं का, हल करा रहा हूं यहां पे मैं इसका, 30 अणुओं का अणुभार, 30 अणुओं का अणुभार उसने दे रखा है आपको 20,000। उसके बाद फिर दोबारा से 30 अणुओं का अणुभार दे रखा है, 30 अणुओं का अणुभार दे रखा है, फिर दोबारा से उसने 60,000, कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है। उसके बाद 40 अणुओं का अणुभार दे रखा, फिर उसने 40 अणुओं का अणुभार, 40 अणुओं का अणुभार दे रखा उसने, कितना, 30,000। इतना सब कुछ आपको दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसमें आप mn बार और mw बार निकालिए। देखिए भाई कैसे निकलेगा। अपन जानते हैं mn बार का जो अपने फॉर्मूला बताया था, सिग्मा ni बटे में सिग्मा ni। ठीक है भाई, सिग्मा ni बटे में सिग्मा ni। अब देखिए इसको आगे कराता हूं मैं, mn बार बराबर, n का मतलब अणु से है और m का मतलब क्या है, अणु का भार से है। तो देखिए अणु कितने हैं, 30, तो 30 गुणा कितना हो गया, 20,000। उसके बाद प्लस 30 का कितना है अणुभार, 60, तो 30 अणु हो गए, इनका जो अणुभार है वो कितना है, 60,000। प्लस फिर कितने अणु हैं, 40, 40 अणुओं का अणुभार कितना हो गया, 30,000, 30,000 बटे में टोटल करना है अणुओं की संख्या को। अणु कितने हैं, 30 प्लस 30 प्लस 40। इस प्रकार हमने सवाल को यहाँ पे जमा लिया। अब देखिए आगे करते हैं, इधर कर रहा हूं मैं, जगह नहीं है नीचे, mn बार बराबर, अब देखिए इसको हल कर लेंगे आप, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, ये कितने हो गए आपके
6 और ये हो गया 36, यानी हो गया 36। अब देखिए जीरो कितने लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5 बटे में आप इनको जोड़ लीजिए, 30 और 30 60 और 40 100। इसको काट दीजिए, 0 से 0 गए, 0 से 0 गई। mn बार बराबर आ गया कितना आपका 36,000। यानी संख्या औसत अनुभार जो है वह आ गया आपका कितना 36,000। कितना आ गया 36,000। ये हो गया आपका mn बार। कोई समस्या हो इसमें बता दीजिए, आप कमेंट करके नीचे लिख के बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे समस्या आ रही है। ये हो गया आपका mn बार 36,000। उसके बाद पूछ रहा है इसमें mw बार। क्या पूछ रहा है mw बार। mw बार इसे कहते हैं भार औसत अनुभार। अब भार औसत अनुभार निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखिए भार औसत अनुभार, भार औसत अनुभार को अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए mw बार बराबर क्या होता है, देखिए सिग्मा, अपन ने सूत्र बताया था ni mi² बटे में सिग्मा ni mi। अब देखिए इसको अपन लिखेंगे mw बार बराबर, तो अपन के पास सवाल है ये, हम इसको निकाल रहे हैं mw बार को। 30 अणुओं का 20,000 है, तो 30 अणुओं का 20,000 है, तो इसमें क्या करना है 30 अणु 30 गुणा करना है 20,000, उसका क्या कर देना है स्क्वायर। 30 इंटू 20,000 का क्या कर देना है आपको स्क्वायर, प्लस उसके बाद 30 का कितना है 60,000, तो 60,000 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखिए प्लस आगे देखिए उसके बाद कितना है 40 है, 40 मल्टीप्लाई 30,000 का आप क्या कर देंगे स्क्वायर बटे में। अब अणुओं का ये अणुओं का कुल भार इंटू क्रमिक अणुभार हो गया, नीचे अणुओं का कुल भार, इसका कर देंगे 30 इंटू 20,000 प्लस 30 इंटू 60,000 प्लस 40 इंटू 30,000। इतना आप कर देंगे mw बार बराबर। अब देखिए इसको हल कर लेंगे आगे, ये हल हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इंटू, अब देखिए ये 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा 1 2 3 4 9 हो जाएगा, प्लस 6 चंगा 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 करेंगे 6 तिया 18, ये हो गया 108, 108 इंटू में 10 की घात 9 प्लस, अब देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 इंटू 10 की घात 9 बटे में इसको हम लिख सकते हैं कितना 36, 1 2 3 4 5 36 लाख हो जाएगा ये। ठीक है भाई। अब इसको आगे अपन हल कर सकते हैं। इसको हम 10 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको अपन हल कर सकते हैं 12 प्लस 108 प्लस 36, तो 12 108 और ये हो गया 36, ये हो गया 8 और 4, 8 से 14 और 16, ये हो गया 156। कितना हो गया 156, 156 इंटू 10 की घात 9 बटे में इसको लिख सकते हैं हम 36 इंटू 10 की घात 1 2 3 4 5 10 की घात 5, तो 10 की घात 9 से 10 की घात 9 को काट देंगे 10 की घात 5 से, ये हो जाएगा 10 की घात 4। ठीक है भाई। आगे देखिए 156 इंटू 10 की घात 4, इसमें भाग देना है 156 में 36 का। किसका देना है 36 का, तो ये आ जाएगा आपका 4.33 के आसपास आ जाएगा, 4.3333 के आसपास आ जाएगा। अब 4.33 ये इसको से काट दिया, ये आ गया, इसमें गुणा करेंगे 10 की घात 4 का, तो जब 10 की घात 4 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आंसर आ जाएगा 43,333.33 के आसपास आ जाएगा। यानी कि अपन ने 36 को
इससे यानी 156 में 36 का भाग दिया तो कितना आया 4.33 के आसपास आएगा। इसमें गुणा करेंगे 10 की 4 का तो आ जाएगा 43,333.33। ये हो गया अपने को MW बार का क्या हो गया मान हो गया। तो MN बार का मान भी आ गया अपने पास और MW बार का मान भी क्या हो गया प्राप्त हो गया। पहले आया था MN बार का मान, उसके बाद आया किसका मान MW बार का मान। आप इसको अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं, आपके हल करने का तरीका खुद का स्वयं का भी हो सकता है। मैंने इसको इस प्रकार से हल किया है, आप अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसका आंसर आया 43,333.33। देखिए पहला आंसर आया था MN बार, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी सी। देखिए MN बार आया था अपने पास 36,000, यानी संख्या औसत अनुभार आया था 36,000 और MW बार भार औसत अनुभार का मान आया है 43,333.33। या आप इसको आप ऐसे भी वहाँ पे छोड़ के आ सकते हो 4.3333 इंटू 10 की पावर 4। ये भी आप आंसर लिख के आ सकते हो। दोनों ही आंसर क्या माने जाएंगे आपके सही माने जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। इसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप MN बार और MW बार के मान क्या है ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, एक दूसरा सवाल देखिए भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपके नोट्सों में भी है ये। कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके हमें बता दें, इससे हम उसका हल आपको बता दें। एक क्वेश्चन है दूसरा, एक बहुलक में, कोई भी एक बहुलक है उसमें 3 अणुओं के द्रव्यमान है। दूसरा क्वेश्चन है एक बहुलक में 3 अणुओं के द्रव्यमान, 3 अणुओं के द्रव्यमान क्रमशः 100 है, 1000 है और 10,000 है। 10,000 है तो इनका संख्या औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुलक है उसमें 3 अणु हैं, उनके जो द्रव्यमान हैं वो क्रम से पहले का है 100, दूसरे का है 1000 और तीसरे का है 10,000। तो पूछ रहा है आपसे उनका संख्या औसत अणुभार यानी MN बार। आपको MN बार ज्ञात करना है इसमें। अब देखिए कोई भी एक 3 अणु है, अपन को MN बार ज्ञात करना है। MN बार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, MN बार बराबर होता है सिग्मा NI MI बटे में सिग्मा NI। ठीक है भाई। अब देखिए इसको आगे हल कैसे करेंगे। MN बार बराबर 3 अणु हैं, पहले का ये हो गया, 3 अणु में देखिए 3 अणु हैं, पहले का 100 हो गया, फिर दूसरा अणु है, दूसरे का कितना हो गया 1000, उसके बाद तीसरे एक अणु का कितना हो गया 10,000। तो ये 3 अणु हैं, इनके आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हैं। इस आधार पर आपको MN बार निकालना है। अब देखिए अपन के पास फॉर्मूला है, मोस्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी बताया है। अब इसमें क्या करना है आपको कि सिग्मा NI MI, ये तो हो गया अणु, ये हो गया इसका अणुभार। तो पहला अणु 1 इंटू 100, फिर 1 इंटू 1000, फिर प्लस करके 1 इंटू 10,000 बटे में सिग्मा NI। अब इनकी संख्या 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 MN बार बराबर ये हो गया 100 + 1000 + 10,000 बटे में 3। इनको आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 11,100। ये हो गया 11,100 बटे में 3। इसको काट लीजिए, 3 तिया 9 बचे कितने 2, 3 सत्ते 21। ये आ गया आपका आंसर कितना 3700। इस प्रकार ये आपका किसका मान आ गया MN बार का।
यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बता देना, आप कमेंट करके बता देना। अब सुनिए, इसके बाद ये आपका खत्म हो गया औसत, यानी बहुलकों का जो औसत द्रव्यमान है वो अपन ने बता दिया, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है वो बता दिया। इसके बाद एक नया टॉपिक जो है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे आपके सामने। अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम है रबर। 2 प्रकार के रबर पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। आगे के लिए धन्यवाद।